हीरा मोती चांद सूरज, अरे ये क्या मांगता है मुराद। हाँ, हीरा मोती चांद सूरज, ये क्या मांगता है मुराद। पहले अपनी किस्मत को संवार, चुन ले तू नई सरकार, वोट करेगा बिहार। हाजी नमस्कार, आदाब, मैं हूं त्रिदीप रमण। वोट करेगा बिहार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप कैसे चुने सूबे में वो सरकार जिनके नेतृत्व में आगे बढ़ सके बिहार, यह बताना ही वोट करेगा बिहार का असली मकसद है। आज के एपिसोड में हम दो विधानसभा सीटों के चुनावी हालात पर चर्चा करेंगे। पहली सीट है दरभंगा की बहादुरपुर और दूसरी मधेपुरा की सोनबरसा सीट। इन दोनों विधानसभा क्षेत्रों की हकीकत को जानने के लिए हर रोज की तरह आज भी स्टूडियो में मौजूद हैं द वीक के सीनियर जर्नलिस्ट मुकेश रंजन, जिन्होंने बिहार के चुनावी हालात पर अपनी पैनी नजर बनाए रखी है। मुकेश, बहादुरपुर की पहली चुनावी तस्वीर। देखिए, बहादुरपुर बड़ा इंटरेस्टिंग है और यहाँ पे जदयू जीतती आई है और जदयू जीतती थी बीजेपी के सपोर्ट से, ठीक है। और ये जो साहनी कम्युनिटी है, इनका बहुत अच्छा खासा नंबर है वहां पे। और मुकेश साहनी को बीजेपी बहुत घुमा रही है इन दिनों। हाँ, वो वही है। तो अब मैं ये कह रहा था कि इस बार चूंकि भाजपा से अलग हुई जदयू अपनी जीती हुई सीट राजद को दे दिया है उन्होंने, और बहुत स्ट्रैटेजी से दिया है, क्योंकि वहां मुसलमान और यादव भी ठीक ठाक है। तो मेरे कहने का मतलब है कि जो भाजपा का जो क्लेम है फॉरवर्ड और साहनी वोट्स को मिला दिया जाए, तो उस हिसाब से जो केवट कम्युनिटी है आपकी, तो इनको मिला लिया जाए तो फिर इनके भी मुझे लग रहा है कि अच्छा इनका कॉन्टेस्ट बना सकते हैं ये। लेकिन क्योंकि वो राजद और जदयू एक साथ है और महादलित या अति पिछड़े में से थोड़ा सा वोट को सेंध लगा पाई बीजेपी, तो ये बीजेपी की तरफ जा सकती है। लेकिन अब ये है कि चूंकि देखिए राजद के अपने कैंडिडेट हैं और राजद का वोट अच्छा है वहां पे, क्योंकि पिछली बार भी बहुत मार्जिनल ये से राजद हारी थी वहां पे। तो अब ये मुझे लग रहा है कि इसमें इतना क्लियर होके नहीं कह सकते हैं हम कि ये गठबंधन की तरफ जाएगा या एनडीए की तरफ जाएगा। मुकेश रंजन से हमारी बातें आगे भी जारी रहेगी, लेकिन सबसे पहले प्रोग्राम का आगाज सियासी नेपथ्य की चुप आहटों से चुनावी चटखरे में। बॉलीवुड के बादशाह कहे जाने वाले शाहरुख खान तक केंद्र में सरकार बदलने की आंच जा पहुंची है। सौजन्य से राजीव शुक्ला, शाहरुख खान ने गांधी परिवार खासकर राहुल व प्रियंका से अपनी दोस्ती बेहद गहरे रंगों में पाग लिया था। शुक्ला जी कुछ दिनों तक तो बीच के संवाद बने रहे, फिर बॉलीवुड और सियासत के बादशाहों में सीधा संवाद कायम हो गया। पिछले कुछ दिनों में शाहरुख खान की आईपीएल टीम केकेआर के फंड को लेकर ईडी की भवें टेढ़ी है। इस बाबत पूछताछ के लिए ईडी ने शाहरुख खान को सम्मन भी जारी किए हैं। सरकार से जुड़े एक विश्वस्त सूत्र का दावा है कि शाहरुख खान को लेकर मोदी जी की रुचि चंद सियासी कारणों की वजह से है। चूंकि प्रवर्तन निदेशालय और आयकर विभाग मिलकर इस मामले को खंगाल रहे हैं कि केकेआर और मॉरिशस रूट फंडिंग का क्या कोई आपस में रिश्ता है। सूत्र ये भी बताते हैं कि सरकारी तंत्र इस मामले की तह में पहुंचने की पड़ताल में जुटा है कि क्या शाहरुख खान की आईपीएल टीम में किसी अन्य माध्यम का इस्तेमाल कर राहुल गांधी का भी पैसा लगा है। सवाल ये सबसे बड़ा है और मोदी जी के काम का भी। चुनावी चटखारे के बाद हम आपको सीधे लेकर चलते हैं बहादुरपुर विधानसभा क्षेत्र की ओर। दरभंगा लोकसभा के तहत आने वाला बहादुरपुर विधानसभा क्षेत्र एक कस्बाई इलाका है। इसमें हनुमान नगर और बहादुरपुर ब्लॉक शामिल हैं। साल 2008 के परिसीमन के पहले यह इलाका दरभंगा ग्रामीण का हिस्सा हुआ करता था, जो कि पहले अनुसूचित जाति के लिए एक रिजर्व सीट थी। दरभंगा शहर से बिल्कुल लगा होने के बावजूद ऐसा लगता है कि यह क्षेत्र विकास की रेस का हिस्सा नहीं बन सका। कहते हैं कि यहां की राजनीति जात पात के आधार पर बटी रही। शायद इस पिछड़ेपन की बड़ी वजह भी यही है। मतलब विकास कभी मुद्दा बना ही नहीं। बात बिजली की करें या फिर सड़कों की,
जन सुविधाओं का विस्तार मुख्य इलाके तक तो फिर भी ठीक है, लेकिन अंदर की स्थिति काफी निराश करने वाली है। हैरानी होती है कि पिछले 4 सालों में सरकार मुसहर टोले तक बिजली के तार नहीं पहुंचा पाई है, क्योंकि इसके बीच रहने वाली अगड़ी जाति के लोगों को इस पर आपत्ति है। बढ़े हुए बिजली के बिल सिर दर्द बने हुए हैं। खेती किसानी से जुड़े लोगों की मुख्य परेशानी सिंचाई की व्यवस्था का अभाव है। स्टेट ट्यूबवेल की व्यवस्था ठप पड़ी है। खाद बीज की कालाबाजारी हमेशा परेशान करती है। क्षेत्र की गरीब जनता के बीच सरकार से मिलने वाली सुविधाओं में अनियमितता की कहानी भी आम है। सरकारी तंत्र बिचौलियों की गिरफ्त में है। पिछले चुनाव के रिकॉर्ड बताते हैं कि यहां मुख्य मुकाबला राजद और जदयू के बीच होता आया है। माले का भी क्षेत्र में अच्छा खासा दखल रहा है। साल 2010 के विधानसभा चुनाव में जदयू के मदन साहनी राजद के हरिनंदन यादव को मामूली अंतर से हरा पाए थे। इस बार के चुनाव में महागठबंधन की तरफ से राजद के भोला यादव ताल ठोक रहे हैं, तो दूसरी तरफ एनडीए की तरफ से भाजपा के हरि साहनी उन्हें कड़ी चुनौती दे रहे हैं। भोला यादव वही हैं जो लालू जी के पीए हुआ करते थे, कभी बहुत भरोसेमंद है। मैं समझ रहा हूं। तो मैंने क्या कहा आपको कि इस सीट पे जो मार्जिनल डिफरेंस है जदयू और राजद के बीच में, तो ये एक नेचुरल राजद का सीट है, और यदि जदयू राजद के साथ है तो कई सारी सिटिंग सीट जो छोड़ी है वो एक स्ट्रेटेजी के तहत छोड़ी है, जो कि पहले के प्रोग्राम में भी हम कह चुके हैं। कई ऐसी सीट थी जिसपे जदयू ने अपनी सीटिंग होने के बावजूद भी क्लेम छोड़ा, और इसका फायदा कई बार भाजपा उठाई है, क्योंकि जदयू का सिटिंग एमएलए यदि उनको टिकट नहीं मिला है तो वो भाजपा के खेमे में चले गए, और भाजपा ने उनको टिकट भी दिया है। तो अब है कि ये यहां देखने वाली बात है कि जदयू का कैंडिडेट जीतता था भाजपा के समर्थन के कारण, तो अब भाजपा से जदयू अलग हो गई। अब भाजपा के कैंडिडेट साहनी हो गए, जो कि दूसरे साहनी साहब पहले जदयू के कैंडिडेट होते थे। तो वो जो कास्ट वोट का मोबिलाइजेशन था वो, और भाजपा का जो फॉरवर्ड वोट था वो, और जो नीतीश बाबू ने अपने महादलित और अति पिछड़ों का जो कुनबा बनाया था, ये सब मिलाकर फिर भी राजद एक कड़ी चुनौती देता था। साहनी जो हैं एक बड़े नेता हैं भाजपा के स्थानीय स्तर पर। ये पहले भाजपा के जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं दरभंगा के, और यहाँ के जिला परिषद के चेयरमैन भी रह चुके हैं। हाँ, तो मेरे कहने का मतलब है कि जो साहनी का जो वर्चस्व है पार्टी के अपने स्ट्रक्चर में, उसका नतीजा है कि भाजपा पहले जदयू को भी जब टिकट देती थी तो उसी कम्युनिटी से कैंडिडेट आता था, तो जदयू भी उसी कम्युनिटी का कैंडिडेट देता था, जो कि नेचुरल सपोर्टर है भाजपा का। तो अब क्या हुआ कि चूंकि जदयू को यह पता है कि नेचुरल वोट उसके पास उतने नहीं है कि वो जीत सके, पर राजद के पास वो नेचुरल वोट है, जो कि एक क्लोज कॉन्टेस्ट बना दिया था। तो आपको लगता है मुकेश जी यहाँ का पूरा चुनाव जात पात के इर्द गिर्द ही रहने वाला है? कुछ हद तक वही है, और कमोबेश तो सारे कॉन्स्टिट्यूएंसी में ऐसे ही चलेगा। यहाँ ब्राह्मण, यादव और मुसलमान, इन वोटरों का भी खासा बोलबाला है, और भूमिहार और राजपूतों के भी वोट अच्छे तो आपको मैं बहुत क्लियर बताता हूं कि साहनी, ब्राह्मण और भूमिहार एक तरफ चला जाएगा, राजपूत पूरा का पूरा फॉरवर्ड के साथ जाएगा, इसमें मुझे डाउट है। और उसके बाद जो यादव मुस्लिम है और टूटा हुआ राजपूत, मतलब राजपूत में जो बंटवारा होगा वोट का, तो ये 3 एक तरफ रह सकते हैं और ये 3 एक तरफ हो जाएंगे। बहादुरपुर की चुनावी यात्रा आगे भी जारी रहेगी। फिलहाल वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से वापस लौटकर हम अपनी चर्चा जारी रखेंगे। सच दिखाने की जिद बनी रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ। हम लौट कर आते हैं पल दो पल में। वोट करेगा बिहार हाजी, वोट करेगा बिहार हाजी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव के चुनावी महासमर को एक दीगर नजरिए से देखने दिखाने वाली प्रोग्राम वोट करेगा बिहार में। इसके पहले कि हम अपनी चर्चा को और आगे बढ़ाएं, एक नजर डालते हैं साल 2014 के लोकसभा चुनाव पर और जानते हैं कि बहादुरपुर विधानसभा क्षेत्र में किस पार्टी का कैसा रहा प्रदर्शन। बहादुरपुर में बीजेपी के कीर्ति आजाद को 53,054 वोट मिले, तो राजद के मोहम्मद अली अशरफ फातमी को
50,830 वोट, जदयू के संजय कुमार झा को 16,844 वोट, तो शिवसेना के केदार कुमार केशव को मात्र 5,121 वोटों से ही संतोष करना पड़ा। जदयू के वोटों की संख्या 16,000 मात्र। जो पहले मैं कह रहा था वही हुआ। मैं कह रहा हूं कि भाजपा से जदयू जैसे ही अलग होगी, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जदयू के लिए कुछ नहीं है। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट दिखता है इस पूरे चुनाव में कि जिस तरह से टिकट बंटवारा किया है जदयू और राजद ने और कांग्रेस ने आपस में, इसमें साफ दिख रहा है कि इन्होंने जो बेस लिया है वो बेस है इनका 14 का चुनाव, और 14 में जो वोट का ट्रेंड दिख रहा है वो डिसाइड कर रहा था इनके सीट्स पे। उस हिसाब से इसीलिए जदयू को कई सारे अपने सिटिंग सीट छोड़ने पड़े, यहां भी अपनी सिटिंग सीट छोड़ी है। और आप देखिए कि भाजपा के कीर्ति आजाद जीत गए हैं, और जो डिफरेंस है 3,000 वोट का डिफरेंस है जो फातमी साहब और कीर्ति आजाद के बीच में है। तो आप वो देखिए कि एक फॉर्मिडेबल कॉम्बिनेशन है भाजपा के कैंडिडेट के लिए, एक फॉर्मिडेबल कास्ट इक्वेशंस है जमीन पे जो कि बहुत फॉर्मिडेबल है। लेकिन जदयू, राजद और कांग्रेस के एक साथ आने से वो न्यूट्रलाइज होता है। जितना फॉर्मिडेबल वो है उतने ही फॉर्मिडेबल ये हो गए। तो यहां की जो लड़ाई होगी वो बहुत मजेदार, इंटरेस्टिंग, और आप देखेंगे कि विक्ट्री मार्जिनल होगी। बहादुरपुर की अंतिम निर्णायक चुनावी तस्वीर। मैं कांटे की टक्कर बोलता हूं, बिकॉज एक फॉर्मिडेबल वोट बेस है बीजेपी के पास यहां। हमारे चुनाव विशेषज्ञ मुकेश रंजन की राय से वाकिफ होने के बाद अब बारी है बहादुरपुर की जनता जनार्दन की राय जानने की। आइए वाकिफ होते हैं उनकी राय शुमारी से। हम लोग किसान है, पानी के तरस रहे हैं। कुर्सी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। वो हमारा विकास जहाँ भी रुक जाए, जहाँ भी चल जाए, उससे कोई मतलब नहीं है। वादा तो बहुत कुछ किए थे, जैसे यहाँ बाबा मंदिर है वहाँ सौंदर्यकरण करवा देंगे, कई रोड नाला बनवा देंगे, लेकिन ऐसा वो जीतने के बाद आज तक दोकली घूम के भी नहीं आए। किसान परेशान है, जो उपज होता है उसका सही मूल्य नहीं मिलता है, बिचौलिए हैं बीच में, वो परेशान करते हैं। लूटपाट, अत्याचार, अफवाह दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। कहीं कोई काम नज़र अच्छा से आ नहीं रहा है। जहाँ सड़क बननी चाहिए वहाँ सड़क नहीं बन रही है। यहाँ पर जो जनता है उन लोगों को काम नहीं मिल रहा है। काम यहाँ बहादुरपुर प्रखंड में आते हैं तो लोग दूर दराज से आते हैं और 200-400-500 रुपया खर्च करते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। हर चीज़ का रवैया बहुत गड़बड़ है, प्रशासन से लेके और जो है ये पदाधिकारी से लेके और सरकार तक का। न डीजल मिल रहा है टाइम से, न खाद मिल रहा है, अफसरशाही हो रहा है। ब्लॉक में आने के बाद 500,000 दीजिए, उसके बावजूद भी काम नहीं हो रहा है। मुसौरी टोला के नाम से एक ट्रांसफर आया, उसमें कुछ दमंगर आदमी हैं, वो लोग जो है से लाइन हम लोगों को तार लगा हुआ है, फिर भी वो लोग आने नहीं देते। विधायक जी को भी हम लोग चिट्ठी दिए, इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में भी चिट्ठी दिए, हो जाएगा यही 4 साल से चल रहा है। बिजली बिल तो हर वक्त भी जो है आता ही रहता है, हम लोग का बिजली से कोई रहता ही नहीं है। पहले तो 100 रुपया, 75 रुपया, 100 रुपया का बिल आता था, अभी एक ही बार में 10,000 का बिल आ गया है। शौचालय है जो हमारे माँ बहन जो अभी भी बाग के तरफ जाते हैं, बाग में जाकर के बैठते उठते हैं, फिर वो ऐसे ही है कन। ये तो हम लोग के है ही नहीं शौचालय। हमारा यहाँ चापाकल नहीं है, पानी भरे ला दूर जाए पड़े है न, कभी कभी फिसल के गिरे के डर है। हम लोग को इंदिरा आवास मिला, उसमें भी अधूरा पैसा मिला सर, आधा पैसा मिला, आधा मिला ही नहीं। 25,000 बोल के 19,000 रुपया मिला साहब। सरकार आवे छथिन, वोट लो ले छथिन, चल जाए छथिन, फिर दोबारा खोजे नहीं आवे छथिन। कॉल पर जाते हैं तो हम सबको गाली पड़ता है, भगा देता है, कॉल पर से बर्तन फेंक देता है। 2007 में हमारा घर बह गया था, यहाँ कोई देखने वाले नहीं है। वोट करेगा बिहार में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तब नजर डालेंगे सोनबरसा विधानसभा सीट की तस्वीर पर। आप बने रहिए हमारे साथ, हम लौट कर आते हैं पल दो पल में। वोट करेगा बिहार हाजी, वोट करेगा बिहार हाजी। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है 2015 के बिहार चुनावी महासंग्राम को एक नई जुबा देने वाले प्रोग्राम वोट करेगा बिहार में। अब हम आ पहुंचे हैं सोनवर्षा विधानसभा क्षेत्र के चुनावी सफर पर। मुकेश जी, पहली चुनावी तस्वीर। देखिए सोनबरसा देखिए मधेपुरा में है, और मधेपुरा का कमोबेश जो अपना जो चुनावी परिदृश्य है
वो मुझे लग रहा है त्रिकोणीय होने वाला है, और इस त्रिकोणीय होने में डिपेंड करता है कि जो जन अधिकार पार्टी है वो कितना सेंध मारती है राजद के वोट को, उस पे सारा कुछ डिपेंड करेगा। यदि पब्लिक के बीच में, लोगों के बीच में, यदि पप्पू जिस तरह से क्लेम कर रहे हैं कि मैं यादव का सबसे बड़ा नेता हूं, लालू अपनी इनिंग खेल चुके हैं, लालू जी अपनी इनिंग खेल चुके हैं, तो उस हिसाब से यदि वो क्लिक कर गया लोगों के बीच में तो ये सीट भाजपा की तरफ चली जाएगी। अब हम आपको सीधे लेकर चलते हैं सोनबरसा विधानसभा क्षेत्र की ओर और देखते हैं यहां की ताजा चुनावी तस्वीर। मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र के तहत आने वाला सोनबरसा विधानसभा क्षेत्र नए परिसीमन के बाद से 2010 से ही अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट बना दिया गया है। सहरसा जिले का एक पिछड़ा ग्रामीण इलाका है। यहां विकास के सिरे तलाशना बड़ी चुनौती है। सड़कों का निर्माण हुआ है लेकिन अंदर के संपर्क मार्गों की स्थिति ठीक नहीं है। रास्तों के रखरखाव की व्यवस्था काम करते नहीं दिखते। बिजली की परेशानी लगातार बनी रहती है। किसान सस्ते और बेहतर किस्म के खाद बीज नहीं मिल पाने से परेशान है। इंदिरा आवास, पेयजल की व्यवस्था, वृद्धावस्था पेंशन जैसी जन सरोकार की योजनाएं अफसरशाही की गिरफ्त में दम तोड़ती नजर आती है। शिक्षा व्यवस्था का विस्तार तो हुआ है लेकिन स्तरीय शिक्षा का अभाव खटकता है। स्वास्थ्य केंद्रों में संसाधनों की कमी बनी रहती है। बात यहां के राजनीतिक मिजाज की करें तो लंबे समय तक ये राजद का गढ़ बना रहा। अशोक कुमार सिंह यहां का नेतृत्व करते रहे। वर्चस्व टूटा साल 2005 में। किशोर कुमार ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में यहां एंट्री मारी, लेकिन साल 2010 के विधानसभा चुनाव में परिदृश्य बिल्कुल बदल गया। जदयू के रत्नेश सदा ने लोजपा की सरिता पासवान को पराजित कर तीर निशाने पर लगाया। इस बार के चुनाव में महागठबंधन की तरफ से एक बार फिर रत्नेश सदा को मौका मिला है तो दूसरी तरफ एनडीए की तरफ से सरिता पासवान भी मैदान में डटी हुई है। क्या मुकाबला दिख रहा है मुकेश? देखिए, लोजपा और जदयू के बीच की लड़ाई है और राजद यहां से हट गया परिसीमन के बाद, और चूंकि सीट रिजर्व्ड है तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि यदि जो नीतीश बाबू ने जो कॉम्बिनेशन बनाया है अपने लिए, जो समीकरण सेट किए, जो इक्वेशंस बनाए हैं कास्टों के कास्ट का, तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि ये जदयू के फेवर में जाएगा। लेकिन मुकेश जी, जब जदयू का स्वर्ण काल था 2005 में तो ये सीट एक निर्दलीय किशोर कुमार जीत गए थे। देखिए, स्वर्ण काल तो वहां से शुरू होता है। स्वर्ण काल तो 2010 में आया और 5 तो शुरुआत थी, और वो 5 वाला चुनाव जो था वो एक एक्सपेरिमेंट था कि भाजपा और जदयू मिलकर चुनाव पहली बार ठीक से लड़ रहे थे, तो वो एक्सपेरिमेंट था। लेकिन जब स्वर्ण काल आया तो ये सीट जदयू के पास चली गई थी और ये जदयू के पास फिर नहीं जाती यदि परिसीमन के कारण ये सीट रिजर्व नहीं होता। जब एक सीट आरक्षित हो जाती है तो उसका मिजाज कितना बदल जाता है? देखिए, जब सीट रिजर्व होती है तो मिजाज ऐसे बदलता है कि मुझे कहीं ना कहीं ऐसा कई बार आभास हुआ और एहसास रहा है, जब मैंने फील्ड में जब घूमता हूं, लोगों से बात करता हूं, तो मैंने देखा है कि अगड़ी जातियों के अंदर एक एपैथी आती है। वो थोड़े ये हो जाता है, मोह भंग सा रहता है और वो चुनाव के लिए को लेकर उतने उत्साहित नहीं रहते। तो जितने रिजर्व सीट है, खास करके बिहार और ईस्टर्न यूपी में एक ट्रेंड देखा गया है कि ये जो पर्व है, चुनाव का जो पर्व होगा, उस पर्व में ज्यादातर रिजर्व सीट पे, आरक्षित सीटों पे दलित, महादलित, ओबीसी और अति पिछड़े और मुसलमानों का ही थोड़ा बहुत उल्लास और उत्साह देखने को मिलता है। तो ये जो फर्क है वो फर्क तो रहेगा ही। इससे पहले कि हम अपनी चर्चा को और आगे बढ़ाएं, आइए एक नजर डालते हैं पिछले साल 2014 में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में सोनबरसा विधानसभा सीट की तस्वीर पर। सोनबरसा से बीजेपी के विजय कुमार सिंह को 35,533 वोट मिले तो राजद के पप्पू यादव को 49,028 वोट, जदयू के शरद यादव को 54,182 वोट तो बीएसपी के गुलजार कुमार को मात्र 2,679 वोटों से ही संतोष करना पड़ा। ये एक ऐसी सीट है जहां शरद यादव ने बाजी मार ली पप्पू यादव से। उसके पीछे बहुत सिंपल सा रीजन है। मैंने बताया ना, जो नीतीश बाबू ने जो समीकरण सेट किए हैं जातियों के, और
2014 चुनाव तक भी पप्पू की वो हैसियत नहीं थी, क्योंकि वो राजद में के टिकट पे थे और राजद में थे, तो एक इंडिपेंडेंट यादव होने का उनके पास वो एडवांटेज नहीं था। और शरद जी चूंकि उनकी राजनीतिक भूमि तो बिहार ही रही है, और बिहार में वो एक कद्दावर यादव नेता के रूप में स्थापित हुए हैं बिहार में, बशर्ते वो मध्य प्रदेश से हैं, लेकिन उनका बदायूं से चुनाव लड़े पहले। हाँ, कई बार हाँ, लेकिन और बदायूं से पहले उन्होंने मध्य प्रदेश से चुनाव लड़ा था, और लेकिन पिछले 2-3 चुनाव वो बिहार में ही चुनाव लड़े हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जदयू का वोट बहुत है यहाँ पे, और इसमें एक चीज है कि पप्पू यादव का मतलब जन अधिकार पार्टी का कैंडिडेट होगा, पर जन अधिकार पार्टी का कैंडिडेट कुछ ज्यादा इस सीट पे डैमेज नहीं कर पाएगा। सोनबरसा की आखिरी निर्णायक चुनावी तस्वीर कहें तो मुझे ये महागठबंधन की तरफ जाता हुआ सीट दिखता है। मुकेश कुमार की राय से वाकिफ होने के बाद अब बारी है सोनबरसा के वोटरों की राय जानने की। आइए देखते हैं उनकी राय शुमारी। कोई चीज की सुविधा नहीं है, बहुत समस्या है। कितनी समस्या का समाधान है, कोई समाधान करने वाला नहीं है। 2.5 फीट ये रोड ऊंचा था, पीसीसी ढलाई है, नाला है, कुछ नहीं। 5 साल बीत गया, देख लीजिए, कुछ नहीं। ये कर देंगे, वो कर देंगे, बिजली देंगे, पानी देंगे, हर चीज कह देते हैं, लेकिन कुछ नहीं। 7-8 डॉक्टर हॉस्पिटल में कोई तरह का यहाँ कोई तरह का जनता के साथ अच्छा कारोबार नहीं हो रहा है। दूसरा अतिक्रमण से एकदम अस्पताल का गेट को जाम कर दिया है, एकदम गंदगी भरे हुआ है, कोई डॉक्टर ठीक है नहीं यहाँ पर। हम लोग तो ये चाह रहे हैं तो यहाँ कोई ऐसा रोजगार आदमी को मिले, यहाँ कोई ऐसा जो है कि फैक्ट्री या कोई उद्योग लगे जिससे जो है आम पब्लिक का भी फायदा हो। अब ये लोग जो यहाँ से छोड़ करके जो है दिल्ली पंजाब जा रहे हैं कमाने के लिए, पटना जाने के लिए डुमरी पुल चालू था ये, तो पटना जाने के लिए हम लोग अपने यहीं से गाड़ी पकड़ते थे, आराम से पहुँच जाते थे। अब जो पटना वगैरह जाने के लिए कई जगह जो घूम करके जाना पड़ता है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। हमारा ये प्रोग्राम पसंद आ रहा हो तो लिखें या मेल करें, SMS करें या फोन करें। आपकी राय हमारे लिए बेहद मायने रखती है। वोट करेगा बिहार में कल से हम स्पेशल एपिसोड की नई कड़ियां पेश करेंगे, जिसके तहत आप देख पाएंगे कौन बनेगा मुख्यमंत्री। कौन बनेगा मुख्यमंत्री की हम 4 विशेष कड़ियां पेश करेंगे, जो रिजल्ट डे यानी 8 नवंबर से एक दिन पूर्व 7 नवंबर तक प्रसारित होगा। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होती है मुलाकात इसी वक्त इसी चैनल पर, सच दिखाने की इसी जिद के साथ। तब तक के लिए मैं त्रिदीप रमण अपने साथी मुकेश रंजन और NTI मीडिया की पूरी टीम के साथ आपसे अनुमति चाहता हूं। नमस्कार। आज के अपने खास एपिसोड में हम बात करेंगे बिहार के मुस्लिम मतदाताओं की। अब तक के 4 चरणों के मतदान में कैसा रहा उनका वोटिंग पैटर्न। हीरा मोती चांद सूरज, अरे ये क्या मांगता है मुराद। हाँ, हीरा मोती चांद सूरज, ये क्या मांगता है मुराद। पहले अपनी किस्मत को सवार, चुन ले तू नई सरकार। वोट करेगा बिहार, हाजी आगे बढ़ेगा बिहार। हाजी भैया वोट करेगा बिहार, हाजी आगे बढ़ेगा बिहार। मिट जाए गांधीयारा और फिर होगा उजियारा। वोट तेरा है अधिकार, चुन ले तू अपनी सरकार। वोट करेगा बिहार।